नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। सो अगर आप 2024 में कोई भी न्यू लैपटॉप परचेज करने का डिसीजन बनाने वाले हो और आप कंफ्यूज हो कि आपके वर्क के हिसाब से आपको क्या प्रोसेसर चाहिए, क्या रैम चाहिए, क्या स्टोरेज चाहिए या बहुत से फैक्टर्स, आज मैं आपको कोई भी लैपटॉप्स नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको आपका डिसीजन प्रॉपरली क्रिएट करने के लिए हेल्प करने वाला हूँ, ये बता के कि आपको आपके वर्क के हिसाब से क्या चीजें लेनी चाहिए और आपके वर्क के हिसाब से आपके लैपटॉप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो लेट्स डाइव राइट इन। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो एंड तक भी नहीं देखते। तो मुझे ये कहना है आपसे कि मैं सिर्फ 17 ईयर्स का हूँ और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ प्रॉपर डिसीजन क्रिएट करने में। और अगर आप चाहते हो कि मैं मोटिवेट हूँ और मैं ऐसे वीडियोस क्रिएट करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को हाफ वे छोड़ के चले जाते हैं और फिर उनका डिसीजन प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाता। तो मेरे आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक ही देखो। सो द फर्स्ट डिसीजन विल बी दैट कि आपको मैक परचेज करना है या आपको विंडोज लैपटॉप परचेज करना है। सो ये आपके ऊपर रहेगा और आपके बजट पे भी रहेगा। अभी लेट्स से आपको एक बहुत नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, तो मैं आपके लिए विंडोज बेस्ट रहेगा। लेकिन वही आप कोई प्रोफेशनल हो, अगर आप कोई 3D वर्क्स करते हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें थोड़े हाई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, लाइक ऑटोकैड या फिर हो गया ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर, तो अगर आपको इन टाइप के हाई परफॉर्मिंग हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपके लिए मैक बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। और एक और चीज बता दूं, मैक स्टार्ट होते हैं 60,000 रुपीज से और वो जाते हैं अराउंड 10-11 लाख रुपीज तक। और वही विंडोज लैपटॉप आपको मिल जाएंगे 30,000 से भी मिल जाएंगे आपको विंडोज लैपटॉप, और विंडोज लैपटॉप भी अच्छी रेंज तक जाते हैं, 5-1 लाख की रेंज तक भी जाते हैं। अगर आपको थोड़ा नॉर्मल वर्क करना है, अगर आपको थोड़ी डिसेंट लेवल का वर्क करना है, देन विंडोज विल बी ग्रेट फॉर यू। एंड अगर आपको थोड़ी हाई लेवल हाई डिमांडिंग टास्क करने हैं देन आपके लिए मैक सही रहेगा। तो आपको इससे आपका ये डिसीजन तो बन जाएगा कि आपको मैक परचेज करना है या विंडोज परचेज करना है, और आपका बजट भी इसमें आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैक थोड़े से एक्सपेंसिव आता है विंडोज से। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर एक तरह से आपके लैपटॉप को या आपके पीसी को पूरी तरह से रन करता है। प्रोसेसर आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि विंडोज में एक AMD का प्रोसेसर आता है और एक इंटेल का प्रोसेसर आता है। तो मैं आपको हमेशा इंटेल की प्रोसेसर रेकमेंड करूंगा विंडोज में, क्योंकि इंटेल का परफॉर्मेंस आजकल बहुत अच्छा होने लग गया है। आपको इंटेल में भी कोर i3, i5, i7, i9 मिलता है। आपको AMD में भी सेम Ryzen 3, 5, 7, 9 मिलता है। AMD की जो सीरीज है वो भी इंटेल से ही उनकी नेमिंग मैच करती है, लेकिन मैं आपको इंटेल ही रेकमेंड करता हूँ। जो i3 प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा बेसिक टास्क के लिए आता है। i3 कोर मल्टीटास्किंग थोड़ी कम ही ले पाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बजट में आता है। अगर आपको नॉर्मल ऑफिस वर्क करना है, प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, कोई की नोट बनाना है, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट सूट यूज करना है, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल यूज है, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल कोडिंग करनी है, तो ये लैपटॉप जो i3 कोर्स के साथ आते हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इनसे ज्यादा आपको हाई रेंज की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, अगर आपको थोड़े लो डिमांडिंग टास्क करने हैं जो इतनी हाई डिमांड नहीं करते आपके सिस्टम से, तो आपके लिए ये i3 कोर अच्छा रहेगा। एंड अब रहता है i5 कोर। तो ये जो प्रोसेसर रहता है ये सबसे, मैं बोलूंगा सबसे मिड रेंज रहती है, मेरे हिसाब से ये सबके लिए बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट रहता है। अगर आपका वर्क जो मैंने आपको i3 के लिए बताया वो अगर आपका उतना ही वर्क है तो भी अगर आप आपका थोड़ा बजट बढ़ा दोगे तो मेरे हिसाब से i5 कोर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि i5 कोर में आपको थोड़े कोर काउंट ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ी मल्टीटास्किंग अच्छी कर पाओगे। आप जो प्रोग्राम i3 पे चलाओगे वो आपको i5 पे थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए i5 उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें नॉर्मल टास्क ही करने हैं, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मिलेगा। और एक और चीज बता दूं, i5 में आप थोड़ी सी बहुत ज्यादा नॉर्मल HD वाली वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे प्रीमियर प्रो पे। मैंने टेस्ट किया था i5 कोर वाला, तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मल वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे प्रीमियर प्रो में। अब हम बात कर लेते हैं i7 और i9 पे। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से। तो i7 में और i9 में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी और गेमिंग की तरफ रहते हैं
पुश, और इनमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है i5 और i3 से। i3 सबसे ज्यादा नीचे बजट पे आता है, लेकिन i7 थोड़ा आपको उसके लिए 80,000 रुपीज तक जाना पड़ेगा, और i9 तो 1 लाख के अबव मिलता है। तो अगर आपको क्रिएटिव टास्क करने हैं, बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर चलाने हैं, लेट्स से अगर आपको ऑटोडेस्क माया यूज करना है, अगर आपको ऑटोडेस्क एलियस वगैरह यूज करना है, ये प्रोसेसेस आपके लिए अच्छे रहेंगे। और एक और चीज बता दूं, ये इसलिए अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें कोर काउंट बहुत ज्यादा रहता है और इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहता है। और एक और चीज बता दूं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी, बहुत ज्यादा हाई लेवल की 4K रेंडरिंग करनी है, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो ये सब चलाने हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से स्मूथ चलेंगे इन दोनों कोर्स पे। i5 कोर्स और i3 कोर्स लैग करने वाले हैं अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग करनी है। तो अगर आप मनी कमा रहे हो आपके वर्क से, तो इतना तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा ताकि आपका वर्क जल्दी हो और आप आपके प्रोजेक्ट जल्दी सेंड कर पाओ किसी भी क्लाइंट को। और अगर आप स्टूडेंट भी हो, मैं स्टूडेंट को भी ये प्रोसेस इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि देखो, बहुत से स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे रहते हैं जिन्हें नॉर्मल वर्क करना रहता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग एप्लीकेशंस भी यूज करने पड़ते हैं। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें ऑटोडेस्क के ऐप्स या फिर अडोबी के ऐप्स या फिर एरोस्पेस डिजाइनिंग के ऐप्स या फिर अगर आपको ब्लेंडर यूज करना है, तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आप इससे कुछ कर पाओगे, तो मैं आपको ये रेकमेंड इजीली कर दूंगा। पर इसमें एक ही बात रहेगी कि आपको थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है इतना पे करने का, देन डेफिनेटली आपको ये चूज करना चाहिए। और अब हम आते हैं मैक के प्रोसेसर्स पे। तो मैक में भी आपको 3 सीरीज ऑफ M सीरीज चिप मिलती है। तो सबसे पहले आपको मिलती है M1 चिप एंड M2 चिप एंड M2 प्रो। M2 मैक्स अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि अब एप्पल ने M3 सीरीज ऑफ फैमिली लॉन्च कर दी है। तो आपको फिर उसके बाद में मिलती है हायर में M3 एंड M3 प्रो एंड M3 मैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको डिसाइड करना है। फिर से ये बात आ जाती है कि आपके टास्क की डिमांड कितनी है। अगर आप कोई नॉर्मल ऐप यूज कर रहे हो, तो लेट्स से अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो M2 चिप, जो नॉर्मल M2 चिप आती है, वो भी आपका वर्क बहुत अच्छे से कर देगी क्योंकि मैं खुद भी यूज करता हूँ मैक मिनी विद M2 चिप। तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और इतने जल्दी प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है और इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अगर आपको थोड़ा नॉर्मल बेसिक टास्क करना है, देन आपके लिए M2 चिप विल बी ग्रेट। और देखो, एक और चीज बता दूं, M1 चिप अभी मेरे हिसाब से आपको, देखो M1 चिप में अभी सिर्फ एक मैक अवेलेबल है जो है मैकबुक एयर, वो आपको अभी अवेलेबल है 1 लाख रुपीज में। M1 चिप मेरे हिसाब से थोड़ी ओल्ड हो चुकी है क्योंकि 2020 में लॉन्च हुई थी, और अभी M2 चिप भी आ चुकी है और M3 चिप भी आ चुकी है इवन। तो मेरे हिसाब से M1 चिप का मैक लेना इज नॉट वर्थ नाउ इन 2024। तो मेरे हिसाब से आपको M2 ही देखनी चाहिए कम से कम। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़े हायर चिप्स में। तो जो M3 चिप है वो फिलहाल तो मैकबुक प्रोज में ही अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से एप्पल अभी मैकबुक एयर में भी ये चिप अनाउंस कर देगा, मैक मिनी में भी अनाउंस कर देगा, तो फिर उसके साथ में ही M2 चिप भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन बाय नाउ मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे M2 चिप मैक मिनी में है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा, अगर आप इतना प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा मनी आएगा, और अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल का कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हो, लेट्स से अगर आप कोई मूवी एडिट कर रहे हो, अगर आप कोई कंपनी के लिए ग्राफिक्स बना रहे हो, कमर्शियल्स बना रहे हो और आपको उससे अच्छी अर्निंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए M3 मैक्स बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि M3 मैक्स में आपको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है फ्रॉम एप्पल। और एक और चीज बता दूं, ये M3 मैक्स के रिजल्ट ज्यादातर विंडोज लैपटॉप से बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। और एक और चीज बता दूं, मैक्स में ये फायदा रहता है कि मैक को अगर आप बिना चार्जिंग पर लगाए भी यूज करोगे तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा, और अगर आप चार्जिंग पे भी लगाओगे तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। विंडोज जैसा नहीं होता कि आप प्लग इन करोगे आउटलेट पे तो ही आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगा, और अगर जैसे आप बैटरी से निकालोगे तो आपको परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगा। मैक में ऐसा नहीं होता, मैक में आपको सेम परफॉर्मेंस मिलता है इवन यू प्लग इन और प्लग आउट। अगर आपको उतना स्पेंड नहीं करना है तो आपके लिए M3 प्रो भी अच्छी रहेगी। M3 प्रो की मैकबुक आपको 2 लाख के अंदर मिल जाती है। तो इससे तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के परफॉर्मेंस के लिए बेस्ड है ये चिप। तो अगर आपको उतना परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको उतने हाई लेवल सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, देन आपके लिए ये चिप्स अच्छी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं रैम पे। चाहे विंडोज हो या मैक हो, रैम आपको मेरे हिसाब से इस टाइम कम से कम, विंडोज में आपको बता रहा हूँ, अगर आप i3 कोर ले रहे हो तो ही आपको कम से कम 8 GB रैम आनी चाहिए
क्योंकि 8 GB से नीचे अगर कोई आपको लैपटॉप मिल रहा है तो आप मतलब उससे देखना भी मत। और एक और चीज बता दूं, जैसे ही आप i5, i7 और i9 कोर वाला लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो उनमें कम से कम आपको 16 GB रैम मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो उन कोर्स का कोई कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपको इन कोर्स का बहुत अच्छे से अगर आपको उन्हें यूज करना है, फुल्ली यूज आपको उनका फायदा उठाना है, देन उसके लिए आपको रैम लगेगी। क्योंकि आज के जमाने में मल्टीटास्किंग हर एक इंसान को लगती है। और एक और चीज बताओ, तो अगर इवन आप मल्टीटास्किंग नहीं भी कर रहे हो तो भी इतने नए ऐप्स और सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपको 16 GB रैम एक सॉफ्टवेयर में भी कम पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैक में 16 GB की रैम है, तो भी मैं जैसे आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करता हूँ तो उतनी रैम भी कम पड़ जाती है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा रैम लगती है। कम से कम आपको 16 GB रैम तो मिनिमम चाहिए ही। और एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास मैक है तो मैक में एप्पल बाय डिफॉल्ट 8 GB रैम देता है। पता नहीं इस टाइम में भी एप्पल 8 GB रैम क्यों दे रहा है। तो 16 GB रैम आपको कुछ भी करके लेनी ही चाहिए। जो सबसे लोएस्ट मैक आता है वो 60,000 रुपीज का आता है, जिसमें आपको 8 GB रैम मिलती है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लो है। जो M2 मैक मिनी आता है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार अपग्रेड करना ही है। एक बार आप परचेस कर ही रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको रैम अपग्रेड करके 16 GB तो लेनी ही चाहिए कम से कम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आजकल के लैपटॉप्स में जो रैम आती है वो पहले जैसा काम नहीं रहा कि आप रैम को चेंज कर सकते हो या एक्सपांड कर सकते हो। आजकल के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप में आपको रैम सोल्डर्ड मिलती है। तो मतलब आप उस रैम को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोल्डर्ड है। जो मेन मदरबोर्ड या लॉजिक बोर्ड रहता है उस पर सोल्डर्ड है। मतलब आप उसे ना निकाल सकते हो, ना आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो, ना आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपको ये डिसीजन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते टाइम ही बनाना रहता है कि आपको कितनी रैम लगेगी। और विंडोज में थोड़े बहुत ऑप्शन आते हैं कि अपग्रेडेबल रैम आती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो लैपटॉप देख रहे हो उसमें आपको अपग्रेडेबल रैम का ऑप्शन दिख रहा है क्या, क्योंकि आजकल ज्यादातर सोल्डर्ड रैम ही आती है। तो आपको ये देखना है कि 16 GB रैम तो कम से कम लो। और एक और चीज बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल का काम कर रहे हो, किसी मूवी की एडिटिंग कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से 32 GB रैम या 64 GB रैम भी लग सकती है। तो ये आपको देखना है कि आप किस टाइप का टास्क कर रहे हो, देन आपको रैम सिलेक्ट करनी है। लेकिन कम से कम 16 GB रैम सिलेक्ट करना। 8 GB इस टाइम के हिसाब से भी ओल्डर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज पे। तो देखो स्टोरेज मेरे हिसाब से 256 GB स्टोरेज आज के जमाने में कम पड़ती है। और एक और चीज बता दूं, आप में से कोई भी अगर आप i3 का परचेस करने वाले हो, i3 कोर में, इस बार लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ने ये बहुत अच्छा किया कि ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप में आपको SSD मिल रही है। और अगर आप कोई भी लैपटॉप देख रहे हो अगर उसमें HDD है तो आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि SSD आज का स्टैंडर्ड हो चुका है और SSD सबसे ज्यादा फास्ट स्टोरेज है आज के टाइम में। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप SSD ही यूज करो, क्योंकि SSD अभी तक तो भी 5 to 6 ईयर्स के लिए तो भी ये फ्यूचर है। तो इसलिए अगर आपको आपका लैपटॉप ज्यादा टाइम तक चलाना है तो आप SSD ही चूज करो। और एक और चीज बता दूं, SSD में भी अगर आपके पास M.2 या PCIe Gen 4 SSD रहे तो वो तो और अच्छा हो जाएगा। ये थोड़े हायर लेवल के लैपटॉप्स में आती है। और एक और चीज बता दूं कि इस टाइम पे 256 GB इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि 256 GB तो बहुत से लोगों के प्रोग्राम्स में ही उतनी फिल हो जाएगी। तो कम से कम 512 GB ऑफ SSD तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इतनी नहीं रही आपकी SSD बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगी और आपको ये टेंशन रहेगा कि आपको क्या खाली करना है आपके किसी भी कंप्यूटर से, या आपको क्या उसमें डालना है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो एक तो आप पहले से अपग्रेड कर लो आपके स्टोरेज को। देखो मैक पे आपको सोल्डर SSD आती है, तो मतलब आप उसे बाद में कभी अपग्रेड नहीं कर सकते, आप कभी खुद की SSD नहीं लगा सकते। तो मैक पे आप कम से कम 512 GB SSD कर लो ताकि आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओ। और हाँ, जो विंडोज वाले हैं उसमें बहुत से विंडोज लैपटॉप्स में एक्सपांडेबल स्टोरेज आती है। तो अगर आपको तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो लैपटॉप में जो आप लैपटॉप देख रहे हो उसमें आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज वहां पे शो हो, तो वो भी देखना कि कहाँ तक एक्सपैंड हो सकती है। और अगर नहीं होती रही तो आप पहले ही एक्सपांडेड स्टोरेज वाला ही लैपटॉप लेना, कम से कम 512 GB लेना, क्योंकि इस टाइम पे ये नीड है। क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर ही इतने ज्यादा 5 से 10 GB की स्टोरेज ले लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर की बात बता रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि उनकी फाइल्स कितनी ज्यादा स्टोरेज लेगी। अब जो फाइनल टॉपिक है वो है ग्राफिक्स। तो देखो मैक में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही मिलते हैं, जो मतलब एप्पल के ग्राफिक्स रहते हैं डिफॉल्ट वही मिलते हैं। लेकिन वही आपको विंडोज में बहुत सारे टाइप के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एक रहता है इंटेल आइरिस जो सबसे बेसिक रहता है, उससे भी बेसिक रहता है इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स, और बहुत सारे ग्राफिक्स आते हैं AMD के।
और जो थोड़े हाई लेवल के लैपटॉप्स रहते हैं उनमें आपको एनवीडिया के ग्राफिक्स मिलते हैं। तो एनवीडिया इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मिंग जीपीयूज मतलब ग्राफिक्स बनाती है। तो अगर आपका काम बहुत ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव है, अगर आप 3D रेंडरिंग बहुत ज्यादा करते हो, अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज करते हो, तो आपके लिए एनवीडिया के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। मतलब एनवीडिया में भी RTX सीरीज के। तो आपको ये देखना है कि आपका टास्क क्या है। अगर आपको ग्राफिक्स का इतना ज्यादा काम नहीं है तो आप नॉर्मल जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं, जो मैंने बताया इंटेल आइरिस ग्राफिक्स, उससे भी आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हो, अगर आप 3D रेंडरिंग करते हो बहुत ज्यादा, अगर आप 3D सॉफ्टवेयर चलाते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो आपको हाई ग्राफिक्स लगेंगे, और वो भी एनवीडिया की तरफ से। तो और एक और चीज बता दूं, उसमें भी अगर आपको एनवीडिया की RTX 4000 सीरीज मिल गई तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो एनवीडिया RTX 3000 सीरीज थी उससे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके प्राइस के हिसाब से आपको प्रॉपर ग्राफिक्स मिले, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनीज क्या कर रही है कि उनका जो पुराना स्टॉक है, जो मतलब उनके पास पुराने एनवीडिया RTX 3070 या 3060 के लैपटॉप्स पड़े हैं, वो आपको सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है। आप पहले ये देखो कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको, अगर लेट से आप अगर 1 लाख पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको RTX 4050 मिलना चाहिए, या फिर 4060 भी मिल सकता है। तो आपको 3000 सीरीज उस टाइम नहीं देखनी है। तो ये रहते हैं कुछ फैक्टर्स ग्राफिक्स में। तो हाँ, मैंने आपके लिए अभी तक सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी कि आपके लिए क्या कम से कम आपको मिनिमम चाहिए 2024 आपके नए लैपटॉप में। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है सब्सक्राइब इसलिए करने का क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूँ, और अगर आप मुझे इंकरेज करना चाहते हो देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।